अब हम अ, अब हम एसएचएम हमने कंप्लीट कर लिया और ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट्स पर था। एक दो क्वेश्चन किया हमने, फोकस कॉन्सेप्ट्स पर था। I will take a session where I will be covering all the questions based on concepts because right now we are just a beginner for the chapters, for the new chapters. So next chapter is wave, sound wave. We are going to cover it. I am also beginner for this wave. Gradually I will become, I will have experience in this chapter. So let's continue. Let's start. Everything is okay. Sound wave. साउंड वेव यानी साउंड से रिलेटेड चैप्टर है। दिस इज रिलेटेड टू साउंड। साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन कब प्रोड्यूस होता है? एक तो मीडियम से भी प्रोड्यूस हो सकता है। प्रोपगेशन प्रोपेगेशन करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ता है। सुना है कि प्रोपेगेशन करने के लिए ऐसा कुछ ऐसे भी प्रोपेगेशन होते हैं, प्रोपेगेशन होते हैं जहाँ मीडियम की जरूरत है। We will see. The sound wave chapter. This is the chapter. Name of this chapter is sound waves. The sound waves in the context of physics. What is the actual meaning of a sound waves? So, sound is a type. Sound is the type of longitudinal waves. इससे पहले हमें वेव पढ़ना चाहिए, लेकिन हालांकि इस पीडीएफ ने एक्चुअली साउंड वेव को कवर किया है। ओके, तो साउंड इज द टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। कहे तो इसका जो वेव है कुछ ये इस तरह डायरेक्शन इस तरफ होता है, लॉन्गिट्यूडिनल ही जाता है, ना कि अपर या डाउनवर्ड। लॉन्गिट्यूडिनल सीधा जाता है, लिनियर में जाता है वेव। In general, majority of the longitudinal waves are termed as the sound waves. जनरल मेजोरिटी में जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है उसे टर्म दिया जाता है एज, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को टर्म दिया जाता है एज साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग सोर्स। साउंड तभी प्रोड्यूस किया जा सकता है जब वाइब्रेशन, वाइब्रेशन तो मीडियम के अनुसार हो, और मीडियम जो मीडियम भी हो सकता है, नॉन मीडियम, लेकिन वाइब्रेशन हुआ तब साउंड प्रोड्यूस हो। लाइक when a gong on the bell, जब एक bell, a gong of the bell is struck with the hammer, with the help of a hammer, जब एक बेल पर, जब एक गोंग, मतलब कि एक हैमर है उसे मारा जाता है, ए गोंग ऑन दी, ऑन गोंग ऑफ द बेल, तो क्या होता है? अब वहां पर क्या होगा? वो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो मैकेनिकल प्रोसेस से भी एक साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या नॉन मैकेनिकल प्रोसेस से भी साउंड वेव प्रोड्यूस हो सकता है? देखिए राइट नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट कि ये मैकेनिकल प्रोसेस से साउंड वेव क्रिएट है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस, थ्रू इट sound is produced. The vibration produced by the gong are propagated through the air. जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ है गोंग के द्वारा वो प्रोपैगेट होता है थ्रू एयर, एयर के द्वारा प्रोपैगेट होता है। ये प्रोपैगेशन यही बोला जा रहा है, जो ये हो गया, जो डिस्टर्बेंस हुआ एयर में, ये प्रोपैगेशन है। तो डिस्टर्बेंस के ही कारण, जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है एयर में, उसके कारण ही वेव जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, और ये जाना गया, ये कहा जाता है थ्रू वेव एनर्जी ट्रांसफर। थ्रू वेव एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। थ्रू एयर दिस वाइब्रेशन रीच, इसी वाइब्रेशन थ्रू एयर, एयर के थ्रू ही जो वाइब्रेशन है वो हमारे ईयर तक पहुंच पाता है। And eardrum is set into the vibration, and this vibration are communicated, ये vibration communicated किया जाता है to the human brain। ह्यूमन ब्रेन के साथ ये कम्युनिकेट कर पाता है वाइब्रेशन। बिना वाइब्रेशन के
ह्यूमन कम्युनिकेट नहीं करता। बाय टचिंग गोंग ऑन दी और गोंग ऑफ वेव बाय हैंड, जब हम हैंड के द्वारा गोंग को टच करते हैं, वी कैन फील दी वाइब्रेशंस। आफ्टर, जब हमने हैमर यूज किया, उसके बाद जब हम टच करें उस गोंग को, हम वाइब्रेशन फील कर सकते थे। वही एसएचएम होगा ना, जब वाइब्रेशन होता है एसएचएम एक तरफ से करेगा, लेकिन वहां पर शायद एनर्जी थोड़ा लॉस होता है, धीरे 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 कम हो जाता है वाइब्रेशन। तो की पॉइंट से यहाँ समझना है, साउंड वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स और ऑडियो वेव्स से समझना, फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसके बेसिक्स क्लास 9th या 10th, क्लास 9th। क्लासिफिकेशन ऑफ अ साउंड वेव। साउंड वेव को क्लासिफाई करें तो साउंड वेव्स कैन बी क्लासिफाइड इन दी थ्री ग्रुप्स। कितनी? थ्री ग्रुप्स में। थ्री ग्रुप्स में हम साउंड वेव्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं, किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। पर याद रहे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी तक जा सकते हैं तो उसे हम क्या नाम दें? जैसे मान लो एक इतना रेंज है जिसको हम क्या नाम देंगे, फिर दूसरा रेंज है क्या नाम देंगे, तीसरा रेंज है। हम अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी से हम साउंड ऑफ वेव को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, वो भी तीन ग्रुप्स हैं। एक होता है इंफ्रासोनिक वेव्स, वन इज इंफ्रासोनिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हम तो जानते हैं कि साउंड वेव्स इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनके टाइप्स भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी, नॉकटर्नल वेव्स जिसके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बिलो होती है 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से बिलो होती है। समझ रहे हो? यानी फ्रीक्वेंसी कितना? 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है। इस ग्रुप को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव। आर यू अंडरस्टैंड? यानी 20 हर्ट्ज से कम होगा फ्रीक्वेंसी, ऐसा वेव, ऐसा लॉन्गटर्नल वेव जिसके पास फ्रीक्वेंसी है लेकिन वो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, दैट ग्रुप इज नोन एज इंफ्रासोनिक वेव। दे कैन नॉट बी हेयर्ड बाय ह्यूमन। ऐसे फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे साउंड ह्यूमन के द्वारा नहीं सुना जा सकता। ये किसी एनिमल्स के लिए होगा, कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स है जो ये 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, लेकिन ह्यूमन नहीं सुन सकता। दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स, ये सभी प्रोड्यूस किए जाते हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। इंफ्रासोनिक वेव्स कैन बी हेard बाय स्नेक्स, देख सकते हैं इसके द्वारा ये सुन सकता है स्नेक्स। स्नेक्स समझ रहे हो? स्नेक्स 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज समझ सकते हैं, इतनी कम फ्रीक्वेंसी में वो आवाज सुन सकता है। अगर आवाज साउंड कितना 20 हर्ट्ज से कम है तो वो स्नेक ही सुन सकता है, ह्यूमन नहीं। ऑडिबल वेव्स, ऑडिबल, ऑडिबल से ये समझ में आ रहा, ऑडिबल है मतलब ह्यूमन ऑडिबल रहेगा। ऑडिबल हम कहते हैं जैसे टीचर, एजुकेटेड टीचर कहता है एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल। विजिबल मतलब क्या आप देख सकते हैं, ऑडिबल मतलब क्या आप सुन सकते हैं मुझे। तो ये बात है, ये ऑडिबल वेव्स वैसे लॉन्ग टर्नल वेव्स होते हैं जिनके पास वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी ह्यूमन सुन सकता है। लॉन्ग टर्न आप देखते हैं कितना के कितना बीच में हुआ है फ्रीक्वेंसी, रेंज कितना। लॉन्ग टर्नल वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी कितना, मैं इसे लिखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू दैट मी दैट। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो जैसे लॉन्गिट्यूडनल है ना, लॉन्गिट्यूडनल longitudinal waves having कितना frequency, having frequencies below 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंफ्रासोनिक वेव कहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंफ्रासोनिक वेव।
ठीक है, गॉट इट। ये कहानी हो। अब आता ऑडिबल। ऑडिबल तो इस केस में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल longitudinal wave having frequency कितना, 9 between 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से बात करना कि कम, लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, इसके बीच की रेंज में इंसान सुन सकता है। इसे कहा जाता है ऑडिबल, ऑडिबल वेव्स। इसे क्या कहा जाता है, ऑडिबल वेव्स। और अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, ये समझ सकते हो वुमन के लिए ये डैमेज की तरह काम करेगा, वुमन के लिए ये डैमेज की तरह काम करेगा, इतनी फ्रिक्वेंसी। हॉर्न वगैरह होते हैं वाहन में जो चलता है, तो ये इनकी जो रेंज होता है वो 20,000 से ज्यादा होता है। तो मोर देन, बात अगर मोर देन 20,000 हो रहा है, 20,000, more than 20,000, this is this wave is known as ultra। अल्ट्रा बोले तो बहुत ज्यादा, ऑडिबल बोले तो 20 से 20,000, ये ऑडिबल। अल्ट्रा वेव, अल्ट्रा, अल्ट्रासोनिक है ना, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव, ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। दे आर प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस किया जाता है एंड हेड बाय बैट्स। ये इतना जो 20,000 से ज्यादा रहता है वो बैट्स को सुनाई देता है। अगर बैट इतना फ्रिक्वेंसी में बैट से नहीं सुन सकते, चमगादड़ होता है, और इतना तो बिल्कुल नहीं सुन सकते। दे हैव ए लार्ज एनर्जी कंटेंट, इन लोगों के पास लार्ज एनर्जी कंटेंट। These are three groups of sound waves according to range of frequency, according to range of frequency। अब बात करें अल्ट्रासोनिक कंप्लीट। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। इक्वेशन ऑफ साउंड, आप तो डेफिनेशन काफी, अब बात आता है इक्वेशन ऑफ साउंड। इक्वेशन क्या होगा मैथमेटिकल, ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, ऐसे वेव होते हैं जो मैकेनिकल भी प्रोड्यूस होते हैं, शायद नॉन मैकेनिकल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। फिलहाल के लिए longitudinal मैकेनिकल वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड इनटू टू वेव्स, मैकेनिकल चेंज नेचर। इस longitudinal मैकेनिकल वेव को टू वेव में डिस्क्राइब किया जा सकता है। पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेव फ्रॉम, डिस्प्लेसमेंट वेव फ्रॉम। और दूसरा क्या है, प्रेशर के थ्रू। एक तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म है, फ्रॉम नहीं, ये फॉर्म, दिस इज फॉर्म, दिस इज फॉर्म। मुझे लगता है इसको यूज करना चाहिए, फॉर्म। दूसरा क्या, दूसरा तरीका क्या, यानी इसको एक तो डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म के तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, और एक प्रेशर, प्रेशर वेव फॉर्म। ये दो वेव है longitudinal मैकेनिकल वेव को डिस्क्राइब करने के लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन। डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म क्या होता है, व्हेन साउंड वेव इज डिस्क्राइब्ड, जब वेव साउंड को, जब साउंड वेव को डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। यहाँ तक तो हम फैमिलियर है, क्लियर, वी आर फैमिलियर। जब उसे लॉन्गिट्यूड में हो या सिंपल डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म की बात करें तो वेरी सिंपल, जो साउंड वेव है, व्हेन साउंड वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय by displacement suffered by particles,
यानी वो जो पार्टिकल्स है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ऑफ द मीडियम, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेव विच कैन बी गिवन बाय वाई। यहाँ पर आता है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यानी लॉन्गिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, लॉन्गिट्यूड इस तरह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पार्टिकल्स या तो इस तरह डिस्प्लेस करे या इस तरह डिस्प्लेस करे। इस केस में हमें सिर्फ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सिंपल। यहाँ देख सकते हो एक्स बता रहा है क्या है, लीनियर। लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी तो लीनियर इक्वेशन। दूसरा वे क्या है, प्रेशर वेव फॉर्म। व्हेन साउंड वेव इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्रेशर, जब प्रेशर का एक्सेस है जनरेटेड ड्यू टू कंप्रेशन, जब कंप्रेस होता है तो वहां पर प्रेशर क्रिएट होता है, एंड एयर फ्रिक्शन होल्ड, और एयर फ्रिक्शन कंप्रेशन या एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन वो एक तरीका हो जाएगा, उस तरीके को क्या बोलेंगे, प्रेशर वेव। जहाँ पर एयर फ्रिक्शन और कंप्रेशन आता है उस तरीके, उस जैसे एक वेव्स, व्हेन साउंड वेव इज अ डिस्क्राइब, जब साउंड वेव को डिस्क्राइब किया जाए इन टर्म ऑफ एक्सेस प्रेशर, जनरेट किसके द्वारा होगा, एक तो ड्यू टू कंप्रेशन के द्वारा हो सकता है या फिर एयर फ्रिक्शन द्वारा, ऐसे फॉर्म का हम बोलेंगे प्रेशर वेव, विच कैन बी गिवन बाय, इसे लिखा जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट। यहाँ पता है कौन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, फ्लूइड वाला। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। गॉट इट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म का क्या आएगा इक्वेशन, वो आएगा y इज इक्वल टू ए साइन फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स। लेकिन वही प्रेशर के लिए क्या है, प्रेशर के लिए आएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। दैट्स इट। यहाँ जो ए है, पी नॉट इज इक्वल टू ए बी के, ए है डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, बी है बुल्क मॉडुलस, और के है प्रोपैगेशन कांस्टेंट। के इज अ कांस्टेंट बट प्रोपैगेशन कांस्टेंट ना क्या स्प्रिंग। पी नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेव। लेट मी राइट, देखो यहाँ पर ए है, इसमें P naught is equal to A P K. Here A is what? A is what? A is uh, displacement. Displacement of amplitude. Amplitude. और P क्या है? बुल्क ऑफ मॉडुलस। बुल्क मॉडुलस बोल सकते हैं। बुल्क मॉडुलस। और K क्या है? प्रोपैगेशन। प्रोपैगेशन कांस्टेंट। और जो ये P नोट है, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर amplitude of a pressure, of a pressure of pressure wave, pressure wave, pressure wave। मेन चीज जो यहाँ पर है वो याद रखने वाली है कि y is equal to क्या, अगेन I am writing because this is first time ओमेगा टी माइनस के एक्स। और जो प्रेशर बात है प्रेशर वेव फॉर्म का, तो यहाँ पर डेल्टा पे लगेगा, दिस इज इक्वल टू पी नॉट cos आ जाएगा, और ओमेगा टी माइनस के एक्स सेम टू सेम रहेगा। ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है ये सेम टू सेम रहने वाला है, बस y की जगह पर डेल्टा पी आ जाएगा, a की जगह पर पी नॉट और साइन की जगह पर cos। Now, the phase difference between pressure waveform and displacement waveform is 90 degree। ये चीज याद रखना है, जो फेज डिफरेंस की बात है, फेज डिफरेंस बिटवीन द, तो फेज डिफरेंस बिटवीन देम क्या होने वाला है, इज 90 डिग्री। यानी डिस्प्लेसमेंट वेवफॉर्म और प्रेशर वेवफॉर्म के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा दैट इज व्हाट 90 डिग्री, एंड द पाथ डिफरेंस
पाथ डिफरेंस की बात करें, दैट विल बी आवर दैट विल बी आवर lambda upon 4. Displacement will be maximum. Displacement maximum होगा when pressure is minimum. फिर वाइस वर्सा यानी उल्टा होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो फिर प्रेशर कम होगा। अफकोर्स प्रैक्टिकली भी देखा जा सकता है। और वही देखिए, प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कम, वाइस वर्सा। When we consider the interference of sound as pressure, then wave pressure wave, then there is no change in phase when reflected from a rigid body, but have a phase change of a point. I think this is for displacement waveform and this is for phase phase क्या बोलते हैं pressure waveform. Concept to remember is the phase difference between pressure waveform and displacement waveform is 90 degree. And जब बात path difference का आएगा, then it will be lambda upon 4. Displacement will be maximum. अगर displacement maximum था तो pressure minimum हो जाएगा and vice versa. इस तरह होगा समझा नहीं। This is in contrast to reflection of displacement wave, which had a phase and change of a path from a rigid end and no change in phase from free end. Yeah, we will see it later. Propagation of a sound wave. Propagation of a sound. Sound is the mechanical, three-dimensional and longitudinal wave. यानी जो साउंड एक मैकेनिकल थ्री डायमेंशनल है, यानी जो डिस्टेंस या फिर डिस्टरबेंस होता है एयर में, वो थ्री डायमेंशनल होता है, ना कि टू डायमेंशनल ना कि वन डायमेंशन। एक मैकेनिकल थ्री डायमेंशन एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। साउंड एक तरफ से कैसा वेव प्रोड्यूस करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करता है, ना कि ट्रांसवर्स वेव दैट इज क्रिएटेड बाय द वाइब्रेटिंग। ये जो मैकेनिकल थ्री डायमेंशन या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट किया जा सकता है बाय वाइब्रेटिंग सोर्स। हमें ऐसा सोर्स लेना होगा जो वाइब्रेट कर सके, उसके द्वारा लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट कर सकते हैं, और वो थ्री डायमेंशन में होगा, मैकेनिकल प्रोसेस होगा। जैसा एग्जाम्पल से ये सोर्स हो सकता है गिटार स्ट्रिंग, ह्यूमन वोकल कॉर्ड्स, जो ह्यूमन वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, the prompts of electronic और डायफ्रागम, ये सभी डायफ्रागम ऑफ ए लाउड स्पीकर, ये सभी एग्जांपल्स हैं वाइब्रेटिंग सोर्स के। बीइंग ए मैकेनिकल वेव, अगर मैकेनिकल वेव है बोले तो ऐसा वेव जो मैकेनिकल पर डिपेंड है, तो साउंड नीड्स मीडियम। ऐसा वेव जो मैकेनिकल वेव है, इसका मतलब है वो साउंड को मीडियम की जरूरत है, और मैकेनिकल बिना मीडियम के नहीं हो सकता, बल्कि नॉन मैकेनिकल बिना मीडियम। मैकेनिकल के लिए नीड्स मीडियम, इन्हें मीडियम की जरूरत पड़ती है। साउंड नीड्स मीडियम हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ द इनर्शिया, उस मीडियम के पास इनर्शिया की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और इलास्टिसिटी फॉर इट्स प्रोपैगेशन, इसके प्रोपैगेशन। साउंड वेव्स प्रोपैगेट इन एनी मीडियम, साउंड वेव प्रोपैगेट कर सकता है किसी भी मीडियम। लेकिन अगर मैकेनिकल वेव है तो इसका मतलब उसको मीडियम की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मैकेनिकल वेव ही क्रिएट कर सकता है, क्रिएट मतलब जो वेव है वो मैकेनिकली हो सकता है, ऐसा नहीं है, नॉन मैकेनिकल भी हो सकता है। तो हैविंग प्रॉपर्टीज ठीक है। साउंड वेव्स प्रोपैगेट इन एनी मीडियम थ्रू ए सीरीज ऑफ पीरियोडिक एक्सप्रेशन, पीरियोडिक कंप्रेशन एंड रेयरप्रेशन। साउंड वेव में ये दो आना ही आना है, कंप्रेशन एंड रेयरप्रेशन। वी विल सी कि व्हाट इज ए कंप्रेशन एंड रेयरप्रेशन।
मुझे लगता है कंप्रेशन वहां बात हो रहा है जहां पर जो पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा हो जाती है, पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा हो जाती है, इस एरिया को बोलते हैं, इस एरिया को रीजन वेयर numbers of या फिर density of particles is a more. This region is known as what? Compression. रेफ्रेक्शन बोले तो शायद ये उल्टा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही कुछ होगा। रेफ्रेक्शन बोले तो ऐसा रीजन वेयर डेंसिटी ऑफ particles is less, that region is called as refraction, which is produced by vibrating source। जो कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस किया जा सकता है वाइब्रेटिंग सोर्स के। कंसिडर ए ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूसिंग साउंड। एक ट्यूनिंग फोर्क है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है साउंड। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर प्रोड्यूस होगा तो कुछ इस तरह का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक पे इतना रहेगा, एकदम एकदम इक्वल रहेगा, पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही इस पर वाइब्रेटिंग, जैसे इसने वाइब्रेट प्रोड्यूस करेगा, जैसे मैकेनिकल प्रोसेस प्रोसेस होगा इस पर, तब ये जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर एक कंप्रेशन रीजन क्रिएट होगा और एक रेफ्रिक्शन रीजन। यानी कुछ रीजन पर पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाएगी और कुछ रीजन पर पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ये ऐसा तब होगा जब वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। जब वाइब्रेशन उत्पन्न होगा तो साउंड ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा रहता है। अनडिस्टर्ब्ड ट्यूनिंग फॉर्क है, यहाँ पर अभी वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नॉर्मल, ये डिस्टर्ब नहीं हुआ, यानी पार्टिकल्स डिस्टर्ब अभी नहीं हुआ। जब क्योंकि मैकेनिकल प्रोसेस नहीं हुआ, एक तरह से बोल सकते हो हमने वो प्रोपेगेशन प्रोड्यूस नहीं किया, यही प्रोड्यूस करेगा। साउंड वेव्स प्रोपेगेट इन एनी मीडियम। देखो, पहले नंबर ये क्लियर होना जरूरी है कि साउंड वेव को प्रोपेगेट किसी भी मीडियम में कर सकते, थ्रू मैकेनिकल कर सकता है, नॉन मैकेनिकल भी कर सकता है, एनी मीडियम, through a series of periodic compression and rarefaction compression which is produced by the vibrating source। ठीक है, अब इस चीज को देखना है हमें। when prone B moves outward, जब ये मूव करता है आउट टुवर्ड्स राइट, इट कंप्रेस द एयर, ये एयर को कंप्रेस करता है इधर। जैसे ये एयर को कंप्रेस करे, द एयर इन फ्रंट ऑफ इट forcing the pressure to rise right। ये जैसे राइट की तरफ इधर की हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एयर्स को यहाँ पर एयर पर कंप्रेशन प्रेस फोर्स मिलेगा, कंप्रेशन, यानी यहाँ पर पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी। द रीजन ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेशन पल्स। ये रीजन जहाँ पर प्रेशर इंक्रीज्ड हुआ, बढ़ा, दैट रीजन इज नोन एज कंप्रेशन पल्स एंड इट ट्रेवल्स अवे फ्रॉम विद द स्पीड ऑफ साउंड। ये ट्रैवल करेगा विद द स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पर ये कब हो रहा है, जब हम वेव को राइट की तरफ मूव करें तो एक रीजन पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और दैट रीजन वेयर प्रेशर इंक्रीज इज नोन एज कंप्रेशन पल्स एंड इट विल ट्रैवल अवे फ्रॉम द फ्रॉम, ये फ्रॉम से अवे ट्रैवल करेगा विद द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड के स्पीड के साथ, साउंड के स्पीड के साथ। आफ्टर प्रोड्यूसिंग द कंप्रेशन पल्स, जैसे ही कंप्रेशन पल्स प्रोड्यूस होगा द फ्रॉम बी रिवर्स, फिर इसी तरह जैसे हमने इसे जैसे रिलीज किया तो इस तरह एस एच एम करेगा, रिवर्स इट्स मोशन, वैसे ये अपना मोशन रिवर्स करेगा एंड मूव्स इनवर्ड, फिर ये इनवर्ड की ओर मूव करेगा, फिर आउटवर्ड, फिर मूव। दिस ड्रैग्स दिस ड्रैग्स अवे सम एयर फ्रॉम द रीजन इन फ्रंट ऑफ इट। इसके रीजन से जो एयर है वो अवे जाएगा और it causing the pressure to dip slightly below the normal pressure। The reason of decreased, ऐसा रीजन जहां पर प्रेशर डिक्रीज हुआ, दैट रीजन इज नोन एज रेयर फ्रैक्शन पल्स। मतलब ये रीजन दे रीजन बोलना चाहिए, दे रीजन
where pressure decreased, where pressure decreased ना, डिक्रीज, जहां पर प्रेशर, जहां पर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज, pressure decreased is known as, is known as what, रेयर। और हम यहाँ देख सकते हैं कि रेयर फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन पल्स, रेयर फ्रैक्शन पल्स, यानी यहीं पर डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स कम हो जाता है। ठीक है, और दूसरा रीजन की बात करते हैं। द रीजन वेयर प्रेशर वेयर प्रेशर इंक्रीज, तो प्रेशर तब इंक्रीज होगा जहां पर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो, इंक्रीज्ड इज नोन एज, इज नोन एज क्या, कंप्रेशन, कंप्रेशन पल्स, कंप्रेशन पल्स ना। ऐसा रीजन जहां पर प्रेशर इंक्रीज हुआ हो, इसका मतलब हो वहां पर वो फोर्स पार्टिकल्स फोर्स लगाएगा। तो ये जो संख्या है, मुझे ये कंप्रेशन की जगह पर क्या है, डेंसिटी ज्यादा है पार्टिकल्स की, और रिफ्लेक्शन पल्स वैसा एरिया जहां पर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कम, है ना, कम। फिर उसके बाद है ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इज इन अ फ्लूइड, अगर वही लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्लूइड में है तो उसे डिस्क्राइब किया जाता है आइदर इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। अब मीडियम जो आया वो वाटर आया, वाटर। इस केस में जो y होने वाला है, y विल बी इक्वल टू, यहाँ पर y विल बी इक्वल टू a sin ओमेगा टी। जो चीज हमें समझना था, रिफ्लेक्शन भी है, अंडरस्टूड, कंप्रेशन भी और प्रेशर वेव भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी। ठीक, वी विल कवर इट लेटर, लेटर। Now next we have compression wave, compression waves, compression wave. Where the longitudinal wave propagated, जब longitudinal wave propagate हुआ in the gaseous medium, मीडियम क्या है, गैसेस, गैसेस मीडियम में जब लॉन्गिट्यूडनल वेव ने प्रोपैगेट किया, इट प्रोड्यूस कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन। ये प्रोड्यूस करता है क्या, गैसेस मीडियम बात है, तो गैसेस मीडियम में ऑफ कोर्स कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा कौन, longitudinal wave through propagation, it will produce compression and air friction in medium periodically region area where compression occurs, जहाँ पर compression होता है and pressure is more, occurs होता है तो pressure is more than normal pressure of the medium, जहाँ compression occurs होते हैं, compression area, compression occurs होता है यहाँ पर compression region बोले तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर मोर होगा, हम जानते हैं क्लियर, प्रेशर विल बी मोर, यू नो। और वही रेयर फ्रैक्शन की जगह पर क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन एरिया पर प्रेशर है वो लेस हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी कम, प्रेशर लगाने वाले कम, समझ रहे हो? ठीक है, रीजन वेयर कंप्रेशन ऑफ प्रेशर इज मोर देन नॉर्मल प्रेशर ऑफ द मीडियम। Thus, we can also describe longitudinal wave in a gas medium as a pressure waves.
इस प्रकार हम longitudinal waves in a gaseous medium as a pressure wave describe कर सकते हैं and these are also termed as compression waves. इसे एज अ टर्म यूज किया जाता है इस टर्म को एज अ कंप्रेशन वेव यूज किया जाता है इन विच द प्रेशर एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ मीडियम आल्सो वेरीज पीरियडिकली यानी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर मीडियम के पॉइंट पर प्रेशर है वो वैरी करेगा विद देयर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ लेट अस डिस्कस द प्रोपेगेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर इन अ मीडियम एक मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम में जो प्रोपेगेशन उत्पन्न हुआ उसके एक्सेस प्रेशर की बात करते हैं जैसा कि यहाँ पर लॉन्ग कॉन्सेप्ट रिमेंडर ये कि व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव propagated in a gas medium it produce compression or as well as rarefaction in the medium periodically the region where compression occurs इस region को हम बोलते हैं क्या कि pressure is more than normal pressure of the medium as you can see side X we will say it later डेंसिटी वेव की बात किया जाए डेंसिटी वेव डेंसिटी वेव in this section we will find out a relation between pressure wave and density wave relation between किसका relation between pressure wave and density wave density wave according to definition of a Volk modulus according to definition of Volk modulus Volk modulus के अकॉर्डिंग हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव के बीच में तो बोल्ट मॉडुलस क्या होता है बी इज इक्वल टू माइनस टी पी अपॉन टी डी चेंज इन बी वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ये होता है ये चेंज इन शायद प्रेशर तो फर्दर वॉल्यूम हम जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू मास पर डेंसिटी mass upon density we know this is basic तो इसका क्या लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू एम ई अपॉन रो डेंसिटी को एज अ रो यूज किया जाता है हमें रिलेशन किसका किसका निकालना है प्रेशर वेव का और डेंसिटी वेव का तो डेंसिटी ये तो आ रहा है प्रेशर वेव चाहिए फर्दर इज मैथमेटिक्स पार्ट further is mathematics part this is a ppt of mathematics in this we are going to cover this chapter, which is of mathematics, introduction of trigonometry. First, we will say introduction of trigonometry, then angles, then trigonometric function. Let me write. पहले हम introduction introduction of trigonometry लिखेंगे trigonometry. Here we will talk about angles. Then we will talk about trigonometric
functions, trigonometric function. Here we will talk about trigonometric functions of a sum and difference of two angles. Then we will move on trigonometric equations. Okay. Let's start with the introduction of trigonometry. हम जानते हैं we know कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक के पॉसिबल रेशियो 6 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6। तो राइट एंगल के हिसाब से देखें कि ये परपेंडिकुलर, इसे कंसिडर किया जाता है एज अ परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री। तो बाकी इन दोनों का सम वही 45 हो जाएगा। तो अगर ए बी सी माने, ए बी सी, दिस इज अ पी, दिस इज अ एच और दिस इज अ बी। ये बेस है, पी है और ये एच है। तो इस केस में हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉसिबल सिर्फ 6 हो सकता है। एक तो साइन थीटा हो सकता है, कोई भी थीटा एक ले रहे, फिक्स ले रहे, सी ए थीटा, दिस इज आवर थीटा। तो साइन थीटा क्या निकल के आएगा, पी अपॉन एच। हमारे पास पॉसिबल रेशियो कितना हो सकता है, 6। राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर उसके बाद cos थीटा एक देगा और रेशियो जो कि पी अपॉन एच देता है। फिर उसके बाद tan tan थीटा हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, and that is equal to p अपॉन h अपॉन p अपॉन h। इस तरह से भी हमें मिल सकता है, ये चेस कर जाएगा, बचा p अपॉन p। और वैसे भी हम जानते हैं tan थीटा होता है p बाय अपॉन p अपॉन p। ठीक, बस फोर्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, फोर्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, रेसिप्रोकल। तो फोर्ट थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू b अपॉन p। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल cos थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, h अपॉन b, cot it, और ये इक्वल होता है cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा ना। फिर यहाँ से cosec थीटा आ जाएगा क्या, ये किसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल sin थीटा का, 1 अपॉन sin थीटा। इसमें क्या है, p अपॉन h, यहाँ पर आ जाएगा h अपॉन p, h अपॉन p, एज सिंपल एज दैट। ये पॉसिबल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये पॉसिबल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टूड। इसकी देखो, अगर लेंथ जितना भी इंक्रीज करो, जो रेशियो है वो सेम आ गया। लेंथ चाहे जितना भी इंक्रीज करो, रेशियो यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वो सेम आएगा अगर हम प्रोपोर्शनली लेंथ इंक्रीज करें तो। नो, नेक्स्ट एंगल्स के बारे में हम जानते हैं कि एंगल्स फॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टू, कम से कम दो रेज होना चाहिए तभी एंगल्स फॉर्म हो। इनके बीच में जितना रोटेशन पार्ट आया, दैट इज व्हाट इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशन। मेजर ऑफ रोटेशन, जो मेजर किया जाता है रोटेशन को, बाय द हेल्प ऑफ थीटा। थीटा इज द मेजर ऑफ रोटेशन। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि दिस इज अ परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री एंगल बनाता है, विच मेक्स 90 डिग्री एंगल। एक चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, एक व्यक्ति ने सोचा कि ये 90 डिग्री बना रहा है, इससे हम वन एंगल निकाले, वन वन एंगल, तो कितना आएगा, वन 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 करके 90 आएंगे, यानी वन वन एंगल, वन वन डिग्री बन के ये 90 डिग्री बना। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, तो जो 1 डिग्री है वो कितने इक्वल होगा, वो होगा 60 मिनट के इक्वल होगा। इससे बोला जाता है 60 मिनट, ये एक व्यक्ति ने। ओके, उसी प्रकार जो ये 60 मिनट है, तो अगर यहाँ 1 मिनट की बात करें तो कितना इक्वल होगा, कितना सेकंड का, 60 सेकंड है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनट एंड सेकंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंगल, इसे बोला जाता है 60 सेकंड। ये जो लगा इसे बोलते हैं मिनट,
और ये डबल जो है ये किसे बोलते हैं, सेकेंड। समझ में? यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। वॉट इट ये न्यू चीज। हाँ, एक चीज और, रेडियन की बात करें। रेडियन, रेडियन, एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। हमने रेडियस आर लिया, आर लिया, 1 लिया, ठीक, 1। तो 1 रेडियस 1 लिया, और 1 एंगल पर, 1 डिग्री एंगल पर इसे रोटेट हुआ, ठीक है। दूसरा 1, और आर्क कितना है ये बनाएगा, 1 1, तो ये 1 बनाएगा। इस केस में हम जानते हैं थीटा क्या होता है। थीटा इज नथिंग बट आर्क अपॉन, आर्क अपॉन, या फिर एल अपॉन आर बोल सकते हो। यहाँ थीटा कितना है, 1 डिग्री, एंड दिस इज व्हाट इज 1, ये 1 निकल गया। ये तब पॉसिबल है जब आर 1 है और 1 डिग्री तक रोटेटेड है। कंप्लीट जो सर्कल है ये कितना बनाएगा, जब बात आर इज इक्वल टू 1 है तब ये पाई 2 पाई बनाएगा। जब आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तब ये जो कंप्लीट सर्कल बनाएगा, दैट विल बी, दैट विल बी आवर 2 पाई। वन क्वाड्रेंट की बात करें, वन क्वाड्रेंट यानी इसमें 4 क्वाड्रेंट होता है, इस तरह 4 क्वाड्रेंट। तो वन क्वाड्रेंट की बात करें तो हमें 1/4 करना होगा ना, तो 2 पाई। वन क्वाड्रेंट, वन क्वाड्रेंट विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 4। यानी कट के क्या है, यानी पाई/2, एक तरह से बोले 90 डिग्री। डिग्री में तो ये 90 हो रहा है, लेकिन रेडियन में तो पाई पाई/2 हो रहा है, रेडियन में पाई/। एक चीज खासियत क्या है कि हम सर्कल यूनिट सर्कल लेते हैं, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल बोले तो रेडियस आर होने वाला है इसमें। रेडियस कितना होना है, 1, यूनिट मतलब 1, ठीक है। तब इस केस में जो है वो कंप्लीट सर्कल होगा 2 पाई, और वन क्वाड्रेंट विल बी इक्वल टू पाई। चाहिए क्वाड्रेंट लो, चाहिए, लेकिन 1 लेंगे। 1 जैसे लेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा, पाई/, और इसका वैल्यू पाई, जानते हैं। पाई प्लस पाई/2 प्लस पाई/2 कितना होगा, दिस इज पाई। और ये कंप्लीट बनाएगा तो 2 पाई, यहाँ से यहाँ 2 पाई हो गया। तो वन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के लिए पाई/2, या फिर बोल सकते हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंगल जो बनाएगा वो 90 डिग्री। ये तो डिग्री में बात हुआ, जब बात रेडियन क्या है तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई/2। या फिर लॉजिक दे रहा हूँ, 280, पाई का वैल्यू 180 होता है, 180 यहाँ जैसे पुट करेंगे 180, तो ये 90 डिग्री दे देगा ऑटोमेटिक। We understood in this slide about radian, minute, second, and third circle, one quadrant, perpendicular angle. परपेंडिकुलर एंगल होता है रेडियन में कितना, वो प्रोवाइड करता है पाई/2, ठीक है। नेक्स्ट, डिग्री मेजर बोले तो परपेंडिकुलर केस में, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, पर डिग्री मेजर है ना, डिग्री मेजर ऑफ परपेंडिकुलर कितना होता है, 90 डिग्री। 1 डिग्री होता है 60 मिनट, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। ये डिग्री मेजर, यानी प्रो, दिस इज अ डिग्री मेजर। वहीं इन सबको अगर रेडियन मेजर करें तो, रेडियन मेजर करें तो लेट्स, तो रेडियन मेजर में हम जानते हैं रेडियन मेजर ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट आवर पाई/2। अगर यहाँ 90 डिग्री रखते हैं तो वो डिग्री मेजर होता है। यूनिट सर्कल हमने बनाया था जिसमें R1 था, R1 1 डिग्री तक की रोटेटेड, या फिर 1 रेडियन हो गया तो आर ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा।
इस केस में हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, या फिर एल इज इक्वल टू आर थीटा, या फिर आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। ये नहीं पता। So this was a radian measure. Radian measure में perpendicular की वैल्यू पाई अपॉन टू और थीटा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल अपॉन आर। यहीं से हम दो और वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे एल का वैल्यू होता है आर थीटा और आर का वैल्यू होता है एल अपॉन थीटा। ये सभी सभी बोले तो ये जो रेडियन मेजर, इसमें हमने रेडियन मेजर के बारे में जाना। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। रेडियन एंड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, तो हम जानते हैं कि पाई/2 ये रेडियन, डिग्री में इसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। और यही क्या होता है परपेंडिकुलर एंगल। दिस इज परपेंडिकुलर एंगल। अच्छा, ये तो डिग्री में है और ये रेडियन में है, लेकिन रियल नंबर में इसे कन्वर्ट करें तो इसका वैल्यू एज वी नो कि 1.57। दिस इज रियल नंबर, रैशनल बोल सकते हैं या फिर इरेशनल। ये लेकिन किस में वैल्यू है रियल नंबर में, यानी हमने पाई/2 को कन्वर्ट किया रियल में, 90 डिग्री को कन्वर्ट किया रियल में। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड रियल, एंड दिस इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रियल। ये 90 डिग्री का वैल्यू 1.5 से, वही हम जानते हैं कि टोटल वैल्यू जो 3.14 होता है, टोटल वैल्यू 3.1, शायद ये 2 पाई की वैल्यू हो, 2 पाई या फिर पाई का वैल्यू 3.1। Relation between degree and radian. In the previous slide, we saw a relation between radian and real numbers. Now we are going to see relation between degree and radian. डिग्री एंड रेडियन, रेडियन क्या होता है पाई/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया रेडियन, ये हो गया डिग्री। हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/100। यानी सिर्फ 1 डिग्री की बात हो रहा हो तो पाई/, ये देखो 1 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री में कितना होता है रेडियन पाई/2। 1 डिग्री की बात हो रहा हो, यहाँ 1 डिग्री और 90 डिवीजन चल जाएगा पाई/100। ये रिलेशन है बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जब बात डिग्रीज को कन्वर्ट करने के आए इनटू रेडियन में, तो हम यहाँ पर पाई/180 लगाएंगे। जब बात डिग्री कन्वर्ट करने में है, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हमें सिर्फ ये लिखना है पाई/180। ठीक है, यानी एक्स को चेंज करना होगा, चेंजिंग एक्स। अगर डिग्री को चेंज करना है तो हमें बस एक्स को मल्टीप्लाई करना है पाई/180 से। ये चेंज हो जाएगा फ्रॉम डिग्री इनटू रेडियन। वही बात अगर रेडियन से डिग्री में जाना है, सी मतलब रेडियन, ठीक। तो इसमें क्या करना है, एक्स वैसे एज पुट कर देना, बस ये चेंज हो जाएगा 1/80 अपॉन पाई। और यहाँ देखेंगे कि पाई से पाई कट जाएगा, ऑलरेडी तो रेडियन में रहेगा, पाई से पाई कट जाएगा, फिर ये डिग्री में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये है रिलेशनशिप और इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इस तरह कन्वर्ट किया जाए। सिंपल, अगर डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करना है, इसका मतलब उसके पास पाई आना चाहिए। डिग्री पाई से मतलब रेडियन से डिग्री में जाना है, इसका मतलब उसके पास डिग्री आना चाहिए, ना कि पाई। तो पाई डाउनवर्ड आ जाएगा, पाई डाउनवर्ड आ जाएगा। दिस वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। नो नोटेशनल कन्वेंशन देखें, मतलब क्वाड्रेंट वाला बात है, 4 क्वाड्रेंट होता है। हम जानते हैं ये 6 पॉसिबल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट की बात करते हैं, 4 क्वाड्रेंट की।
और क्वाड्रेंट के बाद ये वन और ये छः शेप से। इसमें शेप से ये एक सिंपल लाइन। तो एक लाइन यहाँ पर जैसे लाइन ड्रॉ करे तो ये लाइन, शायद ये लाइन है। तो ये एक लाइन लिया हमने, फिर एक डाउनवर्ड लाइन इस तरह। ठीक है। टीच फोर क्वाड्रेंट, पहला ये क्वाड्रेंट, दिस इज वन क्वाड्रेंट एंड दैट इज सेकेंड, दिस इज फोर, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये रूल है, मैंने ये क्रिएट नहीं किया बल्कि ये रूल है एक तरफ से। तो रूल ये कहता है कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉसिबल सिक्स रेशियोज है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, चाहे वो साइन हो, चाहे वो साइन कोस हो, या टैन हो, या कोट थीटा हो, या सेक थीटा हो, या टैन कोसेक थीटा हो, कोसेक थीटा हो, ये सभी पॉजिटिव होगा इसमें, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और पॉजिटिव, और पॉजिटिव। कंडीशन है कि इस क्वाड्रेंट में आना चाहिए सभी। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is our first quadrant, this is our second quadrant, and this is third quadrant, and this is fourth quadrant. इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर गोइंग टू बी ऑर्थोगोनल, आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। जैसे बात सेकेंड क्वाड्रेंट का आएगा तो इसमें सिर्फ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, वो है साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। समझ गए? ये सिर्फ पॉजिटिव है, ये सिर्फ पॉजिटिव है। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक, वेल वेल, नो प्रॉब्लम। वही अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ टैन और टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो थीटा, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो आ रहे हैं वो सभी नेगेटिव होगा इसके अलावा। ये पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और कोस का रेसिप्रोकल जो कि सेक थीटा होता है, जो कि सेक थीटा होता है, सेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये था क्वाड्रेंट्स के बारे में। इसे बोलते हैं नोटेशनल, दिस इज नोन एज नोटेशनल कन्वेंशन, गॉट इट, नोटेशनल कन्वेंशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेट्स टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्मॉल करते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें जो साइन थीटा होता है हम जानते हैं कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वन पाई कोसेक थीटा। दिस इज वेरी बेसिक, दिस इज वेरी बेसिक। वैसे ही cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है,
वन बाय सेक थीटा, वन बाय सेक थीटा। अगर यहाँ सेक थीटा आ जाएगा तो ये कोस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, सेक थीटा का देख सकते हो इसी तरह हो गया। तो tan थीटा का क्या आएगा? tan थीटा हम जानते हैं, tan थीटा इज, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, वी नो, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कोसेक, ठीक है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेक थीटा या cos थीटा होगा, ये cos थीटा, cot थीटा होगा, cot, cot थीटा। वैसे ही cot थीटा का देखिए, तो ये इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, दिस इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन tan थीटा। गॉट इट? गॉट इट। कोसेक और सेक को कवर नहीं हुआ, तो एक बचा सेक, सेक, कोसेक, कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 कोसाइन, कोस वाला तो लिखा गया, कोसेक का क्या आएगा 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, और बचा है सेक थीटा का, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा। ये वैल्यूज है, वैल्यूज नहीं है बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर इसके बाद आता है पीजेटी, पीजेटी हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पीजेटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल, इन अ राइट, इन अ राइट एंगल, है ना। इसमें हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, ओके, यानी परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं पी अपॉन एच, पी अपॉन एच स्क्वायर, इसको हम हाइपोटेन्यूज यानी सबको हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा पी स्क्वायर अपॉन एच, एच स्क्वायर, बी अपॉन एच स्क्वायर, एंड ये एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। हम जानते हैं कि पी अपॉन एच किसका रेशियो, साइन, साइन, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, पी अप बी अपॉन एच किसका है, कोस, कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये कॉमनली बहुत यूज किया जाता है। फिर है ऐसे ही, हम अगर और डिवाइड करें, जैसे पी से अगर इसको डिवाइड कर दें हम पी से, समझ रहे, पी से अगर डिवाइड करें, जैसे पी स्क्वायर अपन पी प्लस बी स्क्वायर अपन पी इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपन पी। यहाँ से एक चीज नोटिस करने वाले, ये तो कट जाएगा, बचा क्या 1 प्लस बी अपॉन पी, ये होता है बी अपॉन पी, है ना। तो tan थीटा, यहाँ से बचा क्या tan स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आएगा। पहले हमने एच से डिवाइड किया सर, ए से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया बोल सकते, फिर इसके बाद बी से करेंगे, उसके बाद बी से, तो ये पहले वैल्यू प्राप्त होगा एच से, फिर ये बी से,
साथ ही उल्टा होगा, यहाँ पर कोट स्क्वायर, फिर यहाँ पर कोसेक हो जाएगा, तो यहाँ पर भी होगा तब बी। जैसे कि यहाँ पर है tan, तो इसका होता है p अपॉन बी, यहाँ पर ये कोट आएगा, यानी 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h अपॉन पी है, यानी ये कोसेक का है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ना। ये बी पर बी, यानी पी के लिए, ये इसके लिए, अगर इसी को हम, इसी चीज को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसी चीज को हम इसी चीज को हम, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर को हम बी से डिवाइड करें, बी से, बी से, इस केस में, इस केस में पी अपॉन बी, ये हो जाएगा कोट, नहीं ये टैन हो जाएगा, टैन, टैन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1, दिस विल बी आवर एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, दिस इज आवर सेक, सेक स्क्वायर थीटा। तो एक तरफ से बोल सकते हैं कि टैन स्क्वायर, इसी का वैल्यू आया, टैन स्क्वायर प्लस 1, ये सेम वैल्यू है, बी सब्स्टिट्यूट करने पर ये वैल्यू आया, तो ये वैल्यू तब आ रहा है, और ये इसका वैल्यू, ये इसका है, ठीक है, 1/2। तो बी जब हमने बी से डिवाइड किया, तो ये टैन स्क्वायर प्लस 1 उस थीटा है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसके थ्रू आया, इसके थ्रू आया 1 + कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर, 1 को चाहे इधर कर दो इधर कर दो, क्योंकि प्रोजेक्टिव में कोई चेंज नहीं है, तो हमने यहाँ से तीन चीज प्राप्त किया, बस डिवाइड किया पाइथागोरस थ्योरम पी एच बी, तभी तीन चाहिए, तीन चीजें हैं, क्या है, एक तो है, इसे मैं डबल करूंगा, डबल यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जब हमने पाइथागोरस थ्योरम को पी से डिवाइड किया तब ये चीज प्राप्त हुई। वही पाइथागोरस थ्योरम का हम पी से डिवाइड कर दें, तो फिर प्राप्त होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, समझ रहे, कोसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज आवर सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसी प्रकार हमने तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन प्राप्त किया है, जब हमने पाइथागोरस थ्योरम को बी से डिवाइड किया था, तब हमें प्राप्त हुआ क्या, या तो 1 प्लस बोलो, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये तब प्राप्त हुआ जब पाइथागोरस थ्योरम को बी से डिवाइड किया गया, बी से डिवाइड किया तब ये प्राप्त, गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टूड, ये तीन चीज प्राप्त हुई, ये तीन प्राप्त हुआ है, तो इसमें मैं चाहूंगा कि इसका यूज, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्राप्त हुए, then we saw कि how did it come, हमने इसका छोटा डेरिवेशन देखा, छोटा सा डेरिवेशन,
फिर उसके बाद है राइट और ट्रिग्नो रेशियो यूजिंग ओनली वन, सिर्फ वन साइन थीटा यूज करके हम लिख सकते हैं, सिर्फ वन बाय यूजिंग साइन, बाय यूजिंग साइन। तो बाय यूजिंग साइन ना, बाय यूजिंग साइन थीटा हम लिख सकते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू इसके एफ से तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है, ये वन, और ये माइनस माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, ये अंडर रूट में आ जाएगा, जैसे ये स्क्वायर है तो अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर। एक चीज यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये स्क्वायर ये रूट को काट देगा। फिलहाल के लिए ओके, दिस इज ओके। ना, इसी के हेल्प से हम tan निकाल सकते हैं, tan tan थीटा, साइन ऊपर होता ही है, बस हम कोस का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। कोस का वैल्यू क्या होता है, जैसे कोस थीटा ये तो ऑटोमेटिक हम जानते हैं पहले से, तो हम यहाँ साइन कोस का वैल्यू पता है, कोस का वैल्यू तो इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डन। ओके, इसी प्रकार कोट थीटा कैसे मिलेगा हमें, बस इसका अपोजिट करना है, उल्टा कर देना, यानी अपवर्ड में क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, गॉट इट। फिर सेक थीटा निकालना, तो सेक थीटा हम जानते हैं किसका रेसिप्रोकल है, कोस का रेसिप्रोकल, तो कोस तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन, ओके, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। तो हमें ये प्राप्त है, दिस वन is one and this another one and then this one, फिर एक ये वन टू थ्री फोर। इसी प्रकार नेक्स्ट स्लाइड, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे 0 डिग्री का, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इन सब का वैल्यूज ये प्रोडक्ट हम थ्रू ट्रायंगल जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट इज अ न्यू फॉर्म थ्रू ट्रायंगल। तो इसमें दिया गया आइसोस्केल्स एंगल, आइसोस्केल्स एंगल्स या फिर बोल सकते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल, इसमें दो साइड्स इक्वल है या फिर दो एंगल्स इक्वल है। इस केस में हम देखें तो साइन 45 कितना होगा, और परपेंडिकुलर ये वन है, अंडर रूट टू, वन अपॉन रूट टू, और रेडियन में कन्वर्ट करें तो साइन पाई अपॉन फोर होता है। cos 45 बेस होगा क्या, इसके अकॉर्डिंग चले तो बेस ये वन अपॉन अंडर टू, वही बात है। तो डिग्री कन्वर्ट करें रेडियन में तो पाई अपॉन फोर, और वैसे tan 45 होता है पी अपॉन पी, तो वन अपॉन वन, वन, 45 पी अपॉन टू, वन अपॉन वन, तो 45/4 की वैल्यू कितना होगा, वन। आई अपॉन फोर बोले तो 180 अपॉन फोर, फोर फोर जा 16, तो फोर, इसका डिग्री में आएगा 45। these are values
These are values, ये सभी वैल्यूज आया राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल में शायद ही दो एंगल इक्वल, जैसे ये 90 डिग्री बनता है। तो अगर ये 45 है और ये 45 है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल कैसा, आइसोस्केल्स। इसका इसका फ्रंट वाला जो साइड है उसका ए, और जो इस डिग्री का फ्रंट वाला है ये दोनों इक्वल होते हैं बिकॉज ऑफ एंगल इक्वल है इसके। इसलिए एंगल से इसका इक्वल है इसके। इन दोनों का सम जो हाइपोटेन्यूस है वो बड़ा रहेगा, इसका लेंथ बड़ा रहेगा, तो कितना होता है अंडर रूट 2a आता है ना। यहीं से ये 45 है तो हम साइन 45 cos 45 tan 45 cot 45 sec 45 तो सिर्फ 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट मी शो यू। जैसे साइन 45 होता है क्या, p अपॉन h होता है, तो p इसमें इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो p है 1 अंडर रूट 2, ये साइन 45 का वैल्यू। वैसे cos 45 का वैल्यू होता है d कितना है 1 और h कितना अंडर रूट 2 1 अपॉन रूट 2। वैसे tan थीटा क्या होता है p अपॉन b 1 अपॉन रूट, इसका वैल्यू 1 आ गया। cot 45 की बात करें तो होता है b अपॉन p यानी 1 अपॉन 1, इसका वैल्यू 1 है। उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार देखे इसका सेक का ना, सेक सेक थीटा का, तो यहाँ पर 45 तो सेक 45 यानी सेक थीटा होता है 1 अपॉन प्लस, तो इसका उल्टा रूट 2, और कोसेक 45 यानी वो भी रूट 2। ये सभी रेशियोज हैं, वैल्यूज है रेशियोज। साइन 45 cos 45 tan 45 cot 45, ये आया विद द हेल्प ऑफ दिस। अलग अलग तरीके हो सकते हैं जो कि वैलिड है।